साथियों, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस, जीके, जीएस और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपसे आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, अनुच्छेद 352, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं आपातकाल के बारे में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक किया गया है। ये सभी प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित होता है? तो अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हैं उस समय। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब देश पर जब युद्ध की स्थिति आ जाए या पूरे देश में अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे राष्ट्र में कोई विपत्ति अगर आ जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 355, केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को अपने अधीन ले सकता है, इसे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 356। वहीं अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 360। ठीक है, तो ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट भी ऐसे वैसे नहीं लिए गए हैं, ये फैक्ट भी ऐसे लिए गए हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, इन फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन बने हैं, तो उन प्रश्नों को फैक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए मत समझिएगा कि मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट में फैक्ट लिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। कब कब? चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक। और तीसरा है, आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, तभी आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं या अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित खेती। जी हाँ दोस्तों, झूम खेती को स्थानांतरित खेती के नाम से या स्लैश एंड बर्न खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूम खेती को घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वन के एक भाग को काट करके साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में झूम खेती को वालरा कहा जाता है। श्रीलंका में चेना कहते हैं। इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है। रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो कॉपी किताब ले लीजिए और नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ता लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, वृत्ता लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के कुछ और प्रसिद्ध लोक नृत्य जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वृत्ता तो हो गया, इसके बाद छऊ है, गंभीरा है, टूसू है, संथाल है, लाठी है, लवा नृत्य है। ये ऐसे नृत्य हैं जो बार बार रिपीटेड है, पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 सितंबर 1983। जी हाँ दोस्तों, 11 सितंबर 1983 को शिकागो, कहाँ है शिकागो? अमेरिका में। ठीक है, वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 26 मिनट तक भाषण दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1 मई 1897 को। तो ये सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ ये सब आपको ध्यान में रखना है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड ने सबसे पहले जो है 12 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था। ठीक है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, लोकसभा क्या है? ये निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, जिन्हें नामी सदस्य कहा जाता है, और अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार राज्यपाल विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को सदन में चुनकर भेज सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये सारे फैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर जो फैक्ट बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी का संबंध है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है बिलियर्ड, ऑप्शन सी, बिलियर्ड इसका राइट आंसर है। वैसे पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड और स्कूनर दोनों से है। ठीक है, पंकज आडवाणी जो है एक भारतीय प्रोफेशनल इंग्लिश बिलियर्ड खिलाड़ी हैं और भूतपूर्व स्कूनर खिलाड़ी हैं। तो स्नूकर और बिलियर्ड दोनों जानते रहिए। अगला प्रश्न साइंस से है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली जो है ये एनिमेलिया जगत के तहत कार्डेटा संघ से संबंधित है। ठीक है, एक कशेरुकी जलीय जीव है। श्वसन के लिए इसमें क्लोम पाए जाते हैं। इसमें जो हृदय होता है 2 कक्षीय होता है, एक अलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए। ठीक है, देखिए भारत में इसमें वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नील विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कब हुआ था? 1859 में।
ठीक है। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है साइंस से कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डैश 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 ऊर्जा की घटक होती हैं। ठीक है, इसमें आपको भरना है। आपके ऑप्शन है विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी यांत्रिक ऊर्जा की क्या होती हैं? घटक होती हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक संयोजन होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को एक वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 300 से लेकर के 3300 डिग्री सेंटीग्रेड क्षेत्र के उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, आयरन है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज का जो प्राथमिक घटक होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, सिलिका। ठीक है, सिलिका दो रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना क्वार्ट्ज दो रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, जो कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, स्फटिक या क्वार्ट्ज एक प्रकार का खनिज है। यह रेत एवं ग्रेनाइट का एक मुख्य घटक है और पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपर्पटी मतलब क्रस्ट पर क्वार्ट्ज दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है। पहले नंबर पे आता है फेल्सपार। ठीक है, तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन भी साइंस से है कि हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरा। ठीक है, हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? सिरा ले जाती हैं, सिराएं ले जाती हैं। ठीक है, सिराएं शरीर के सभी हिस्सों से हृदय तक CO2 युक्त रक्त ले जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों, भागों और अंगों से रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को सिराएं कहा जाता है। फुफ्फुसी सिरा को छोड़ करके सभी सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त मतलब अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बार बार। मैं आज जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने कराया था उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। ठीक है, देखिए मैं वीडियो बार बार अपलोड नहीं कर रहा हूँ, डेली बेसिस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कारण वही है कि मैं ऐसे प्रश्नों को सर्च कर रहा हूँ बार बार जो कि आए हुए हों, बार बार ऐसे रिपीट कर रहा हो। ऐसे प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आना चाहता हूँ, इसलिए वक्त लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन के बारे में डिटेल में मैंने जो है पहले वीडियो में बात किया था पूरा, तो उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी, कुचिपुड़ी। हाँ, ध्यान रखिएगा। वैसे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध केवल कुचिपुड़ी से नहीं है, आपका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में चूंकि यहाँ महाराष्ट्र दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। वैसे गुड़ी पड़वा कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, इन जगहों पर ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का
नववर्ष है, मराठी नववर्ष है ये। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय गुड़ी पड़वा को संवत्सर पर्व के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गुड़ी पड़वा के त्यौहार को युगादि नाम से जाना जाता है। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट मैंने गुड़ी पड़वा के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप नोट जरूर कर रहे होंगे, स्किप नहीं कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सितार वादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, सितार वादक नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, ये सितार वादक हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बिलायत खान, निखिल बनर्जी आदि क्या हैं, सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा का संबंध है किस नृत्य से है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तो गुलाबो सपेरा का संबंध, गुलाबो सपेरा कौन है, ये राजस्थान की कालबेलिया नृत्यांगना है। ठीक है, तो गुलाबो सपेरा का संबंध है कालबेलिया नृत्य से है। आइए थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इनके बारे में आपको। देखिए ये तो आप जान ही गए हैं कि कालबेलिया जो नृत्य है ये राजस्थान का सपेरा लोक नृत्य है। ठीक है, गुलाबों को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 165 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और गीत वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष। ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक ये अमिताभ घोष की रचना है। ठीक है, कुछ और पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। अमिताभ घोष की कुछ और पुस्तकें हैं, काउंटडाउन, शैडो लाइन, द सर्किल ऑफ रीजन, फ्लड ऑफ फायर्स। एक प्रश्न, ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं, ऑप्शन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको मैंने शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हम देखेंगे। इंग्लिश के ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टनिंग। ठीक है, स्टनिंग का विलोम बताना है। देखिए स्टनिंग का मतलब होता है अद्भुत, तो जाहिर सी बात है अद्भुत का जो उल्टा होगा ऐसा शब्द आपको लेना है। तो आइए थोड़ा ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है ओबिडेंट। ओबिडेंट मतलब होता है आज्ञाकारी, तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा छोड़ अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षणहीन या आकर्षण विहीन। ठीक है, तो अद्भुत का ये हो सकता है। पहले आगे देख लेते हैं। जॉर्जियस का मतलब होता है क्या, भव्य, तो अद्भुत भव्य ये तो क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, तो जॉर्जियस भी नहीं हो सकता। ठीक है, इम्पल्सिव मतलब होता है आवेगपूर्ण, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है अनअट्रैक्टिव, तो स्टनिंग का जो एंटोनिम होगा, जो विलोम होगा, जो एनोनिम होगा वो क्या होगा, अनअट्रैक्टिव होगा। ठीक है, कुछ और भी शब्द मैं बता देता हूँ, हो सकता है ऑप्शन में ना देकर कुछ और दे दे जो है, तो जानते रहिए। ठीक है, देखिए बैड, होमिली, इनसिग्निफिकेंट, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, पुअर, स्टूपिड, टिपिकल, ये जो है स्टनिंग के विलोम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें कौन सा वर्ड है जिसपे स्पेलिंग गलत है। ठीक है, आपसे देखिए एक चीज आपको बता दूं मैं, मैथ और रीजनिंग में आपको केवल पास होना है। मैथ और रीजनिंग के पेपर में आपको इतना करना है, इतना कर लेना है कि जिससे आप केवल पास हो जाए। मैथ और रीजनिंग का नंबर आपका कहीं जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा केवल आपका नंबर इंग्लिश का और जीके जीएस का। मतलब जो सेशन 2 आपका होगा 45 मिनट का, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन आपका रैंक निर्धारित करेंगे। तो सेशन 2 में इंग्लिश का पेपर भी है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पढ़िए ऐसा पढ़िए कि अगर उससे आ जाए तो आप करके आए, छोड़ के न आए। आपने सब कुछ पढ़ लिया और वहाँ पे आप कुछ भी ना कर पाए तो पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया। ठीक है,
इसलिए इंग्लिश में भी कुछ ऐसी चीज़ों को आप पकड़िए, पूरा मत करिए। आप जो है जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जीके जीएस करंट अफेयर्स को अपना मजबूत बनाइए आप जो है। और इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़िए आप जो है, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, ठीक है, इनकरेक्ट स्पेल वर्ड है। मुझे आसान लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ और आसान लगता हो, तो मतलब अपने हिसाब से आप डील करिए कि आपको इंग्लिश में क्या चीज़ आसान लगती है। जो चीज़ आसान लगती हो, ऐसे प्रश्नों को 10-12 इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे एंटोनिम निश्चित तौर पे आएगा, विलोम, पर्यायवाची, इनकरेक्ट स्पेल वर्ड, ठीक है, इडियम, फ्रेज निश्चित तौर पे आना ही आना, भले कई क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार करिए जो आप करके आ सकें, उन्हें भी टाइम ज़्यादा दीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो जो पहला आपका दिया हुआ है एलिए भी लीव, ठीक है, सही है। तो LEGEND ये गलत है। लीजेंड, लीजेंड की स्पेलिंग नहीं होती, लीजेंड की स्पेलिंग होती है LEGEND, लीजेंड, लीजेंड मतलब लोक कथा, ठीक है। लीज की स्पेलिंग सही है, लिगेसी की स्पेलिंग सही है, लेकिन लीजेंड की स्पेलिंग यहाँ पे क्या थी, गलत था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, ठीक है। तो जानते रहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, LEGEND, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, ठीक है, बताना होगा कि हाँ ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बाकी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अब आपको एग्जाम में हिंदी नहीं दिया रहेगा कि हार्डली मतलब मुश्किल से, मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उस समय एग्जाम में दिए गए थे, आपको रफली दिया हुआ था, ठीक है, और बेली दिया हुआ था, एडिक्वेली दिया हुआ था, स्ट्रांगली दिया हुआ था। देखिए रफली का मतलब होता है मोटे तौर पे, तो मोटे तौर पे होगा नहीं मुश्किल, मुश्किल का मतलब, ठीक है। मुश्किल का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना। मतलब मुश्किल का मतलब क्या, मुश्किल ऐसा शब्द जिसका अर्थ मुश्किल होता हो। अब एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ये भी नहीं होगा। स्ट्रांगली मतलब दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, इसका भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बेली, बेली का मतलब होता है क्या, मुश्किल से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको हार्डली का कुछ और साइनो बता देता हूँ, इनको ध्यान में रखिए, हो सकता ऑप्शन बदल दे इस बार, ठीक है। तो बेली तो बता ही दिया मैंने आपको, कंपैरेटिवली हो गया, प्रैक्टिकली हो गया, रेयरली है, सेल्डम है, सिंपली है, समवाट है, जस्ट है, मतलब मिलते जुलते शब्द जो है इसके पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर और बताना है कि यहाँ पे पहले फिल इन द फिल क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक है, इसको फिल करना है। दिस वाटर लुक्स लाइक क्लीन, इट मे बी कंटामिनेटेड। ऑप्शन है बिकॉज, आल्तो, इन केस, डिस्पाइट, ठीक है। देखिए बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, तो हो नहीं सकता। इन केस भी नहीं होगा, डिस्पाइट मतलब ये भी बजाय, डिसाइड मतलब बजाय होता है, ये भी नहीं हो सकता। आल्दो, आल्दो मतलब यद्यपि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सेंटेंस में बैठा के देख लेते हैं। आल्दो दिस वाटर लुक्स क्लीन, यद्यपि यह पानी साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, इट में भी कंटामिनेटेड, लेकिन यह दूषित हो सकता है, ठीक है। तो आल्दो होगा, आल्दो दिस वाटर लुक्स क्लीन, इट में भी कंटामिनेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। हैव यू हर्ड सेट ऑन समथिंग, हैव यू हर्ड सेट ऑन समथिंग। अब देखिए सेट ऑन समथिंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। सेट ऑन समथिंग मतलब किसी चीज पे बैठ जाना, सेट हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, टू डू नॉट वांट समथिंग एट ऑल, नॉट है तो ये हो नहीं सकता। टू वांट समथिंग वेरी मच, ये हो सकता है। टू बी ऑलवेज इन नर्वस स्टेट, ये तो नेगेटिव सेंस आगे नहीं हो सकता है। टू बी इन कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग, किसी एक के कब्जे में रहना, ऐसा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, टू वांट समथिंग वेरी मच, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, क्या आपका दिल किसी चीज पे आ गया है, मतलब टू वांट समथिंग वेरी मच। दोस्तों आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड कर रहा हूँ, क्लास का एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।